आप देख रहे हैं 100 न्यूज़ और हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश सिंह जी। हम बात करेंगे कुछ ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं आपके खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ। शहर में बाजार इसका गर्म है और राजनीति काफ़ी हद तक गर्म है। हम ये भी चर्चा करेंगे आखिर उस ऑडियो की क्या सच्चाई है, उस वीडियो की क्या सच्चाई है, उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये भी बताएंगे जनता को, जो एक दिमाग में एक भ्रम है इस बात को लेकर कि ये ऑडियो उनका है और ब्राह्मण को ये कहा, उन्होंने वो कहा, तो उस पर सब सफाई हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, हम जानेंगे और हम दर्शकों को वो ऑडियो भी सुनवाने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास मौजूद है। सर, ये ऑडियो ये ऑडियो सीओ विनेश सिंह से बातचीत का है और इसमें ब्राह्मण यानी एक कौम को, एक जाति को बीमारी बताया गया है कि नहीं गया। हम सफाई लेंगे आपसे। दिनेश सिंह जी मौजूद हैं और ये जानेंगे कि वाकई असल बात क्या है और इस ऑडियो की सच्चाई क्या है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा क्योंकि कहा है आपने, आपसे बातचीत हुई है, तो उसमें जो ब्राह्मण को कहा गया है, ठाकुर का भी नाम लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। मकसद क्या था, चर्चा का विषय क्या था, ये शायद समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन ये ज़रूर जहाँ से उठाया लोगों ने कि नहीं साहब ये इन्होंने कहा, तो उस पर सर क्या कहना आपका? देखिए, रायबरेली में सेवा करते हुए एक लंबा अरसा बीत गया है दिनेश सिंह को। अब दिनेश सिंह के बारे में रायबरेली वासियों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रायबरेली वासी मेरे और मेरे परिवार से पूरी तरह से परिचित हैं, आचरण से, व्यवहार से, सेवा से, कार्य से। रायबरेली वासी भली भांति हमसे परिचित हैं। रायबरेली का कोई आदमी नहीं कह सकता कि ऐसा दिनेश सिंह ने कहा होगा। ये निश्चित तौर से अगर आपकी माने और ऑडियो की माने तो वो लगभग ऑडियो सर आवाज़ तो आपकी की है। अगर ऑडियो की माने और 1.5 साल के पहले की बात माने तो सबसे पहले तो ये रायबरेली की जनता सोचे कि कोई ऑडियो 1.5 वर्ष पहले का आज की तारीख में क्यों सुनाया जाता है, उसका आशय क्या होगा मेरे आलोचकों का या मेरी आलोचना करने वाले जिन्होंने ऑडियो वायरल किया है, उनका आज आशय क्या होगा। कहीं जिला पंचायत का चुनाव तो नहीं आ रहा है, इसके चलते तो नहीं ऑडियो वायरल हो रहा है। और अगर ऑडियो वायरल में मुझसे भूल हुई और वो हमारे आलोचक उस ऑडियो को जानते थे तो इस ऑडियो को 1.5 बरस से अब तक छुपाए क्यों रहे। 1.5 बरस पहले ऑडियो वायरल करके और मेरी प्रतिक्रिया जान लेते, रायबरेली के लोगों में मेरे खिलाफ भ्रम पैदा कर देते, रायबरेली के लोगों को नाराज कर देते। लेकिन 1.5 साल इंतजार करने के बाद वो ऑडियो अगर आज वायरल हो रहा है तो नो डाउट कि जो लोग वायरल करने वाले हैं उनकी मनसा जरूर महसूस होती है कि ये राजनीतिक सिर्फ विषय है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, उसमें फायदे और नफे नुकसान के लिए ऐसा ऑडियो वायरल किया गया है। और 1.5 वर्ष पहले राजनीतिक व्यक्ति हूँ, दिन भर किससे बात होती है, मैं नहीं समझ पाता कि 1.5 वर्ष पहले का ये ऑडियो मेरा है भी या नहीं है। मैंने उसे नहीं सर, इसको आप मानते नहीं कि आपका ऑडियो? आप सुधर, मैं इस 1.5 वर्ष पहले भी जैसे मेरे जैसा व्यस्त आदमी, वो आदमी 1.5 वर्ष पहले का ऑडियो आज की तारीख मुझे याद है कि मैंने इनसे बात की कि नहीं बात की है, ये फोन पे बात की है या कहीं और से बना करके वायरल किया गया है। क्या कोई भी जनप्रतिनिधि से 1.5 वर्ष पहले किसी के बातचीत के, टेलीफोनिक बातचीत के अंश को आज की तारीख में सत्यापित कराया जा सकता है? मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ना तो मेरी आवाज पूरी तरह से प्रतीत होती है और ना ही मैं इसको ये मानता हूं कि मेरे द्वारा कहा गया होगा और ना मैं कह सकता हूं कि नहीं भी कहा हो गया होगा। ऐसा हो सकता है 1.5 वर्ष पहले कोई बात हुई हो, किस परिप्रेक्ष्य में बात हुई उस समय 1.5 वर्ष पहले। इसमें सर कोई बात कर रहे हैं, आपको वीडियो जो आ रहा है उसमें आप कुछ बोल रहे हैं, सीओ विनेश सिंह की आवाज़ है और वो आप मुझसे कह रहे हैं कि जरा उसको देख लेना और उसमें कुछ होने ना पाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे दस्तखत के बाद कुछ नहीं होगा, मैं उसको देखूंगा, मेरे पास ही आएगा, ऐसा मामला सामने आया। तो वो आवाज़ आपकी है कि नहीं सर? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इसको समझिए कि 1.5 वर्ष पहले हमने किसी आदमी से टेलीफोन पे क्या बात की है
क्या इस समय हमको स्वाभाविक रूप से याद होना चाहिए 1.5 वर्ष बाद? अगर कोई ऐसी बात हो कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, बेटवा की शादी हो रही हो, कोई ऐसी चीजें, मैंने चुनाव लड़ा हो, जीता हो, हारा हो, ऐसी चीजें तो कंठस्थ रहती है, किसी आदमी को याद होता है। लेकिन रूटीन में हम किसी से टेलीफोन पे दिन भर में 1000 लोगों से बात करते हैं, तो क्या 1.5 वर्ष बाद आप 1.5 वर्ष तक उस बात को याद रखते हैं? तो मुझे तो प्रतीत होता है कि ये कहीं और के अंश कहीं और के जोड़ करके किए गए हैं। और जो लोग इस बात से लेकर के दुखी, आहत, नाराज, गुस्से में हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी दोष या कोई भी आरोप जब तक सत्यापित ना हो जाए तब तक उसके लिए मुझे दोषी क्यों माना जा रहा है? ब्राह्मण को सर क्या मानते हैं? ब्राह्मणों के अंदर बड़ी आहत है और पर बड़ी चर्चा भी चल रही, क्या पूरी बात अगर कहनी चाहिए तो मैं मानता हूं कि मुझे 1.5 वर्ष की इस वाकये की बिल्कुल याद नहीं कि ऐसा मैंने कहा है। एक विषय हो गया। दूसरा, अगर उस वायरल वीडियो की बात को सत्य भी मान लिया जाए जो हमको आपके माध्यम से सुनने को मिला है, तो उसमें कहा जा रहा है कि ब्राह्मण की बीमारी को खत्म कर लिया गया है, मतलब ब्राह्मण की नाराजगी को खत्म कर लिया गया है। तो ब्राह्मण जात एक बीमारी है, ये सत्य कहाँ है? इस पे पूरे ऑडियो में ये कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण जात एक बीमारी है, जिसको हमारे आलोचकों ने उसको इस तरह से प्रस्तुत किया है। अगर ऑडियो को ही सत्य मान लिया जाए तो मैं बार बार कहता हूं कि ऑडियो में कहा गया है कि ब्राह्मण की बीमारी को खत्म कर दिया गया है, अथवा ब्राह्मण की नाराजगी को समाप्त कर लिया गया है, अथवा ब्राह्मण के दुख को कम कर लिया गया है। उसका आशय तो यही है। मैंने कहीं, अगर मेरा ऑडियो है भी तो उसमें पता लगा लीजिए कि मैंने कभी, अगर उसको सत्य भी मान लिया जाए, ब्राह्मण की कौन सी बीमारी खत्म कर ली गई सर? मैं तो कह रहा हूं कि अगर ब्राह्मणों को ये नाराजगी थी कि हमको राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व तो हमारे हिसाब से नहीं मिला है, तो उसमें मैं कहते सुना ऑडियो में सुन रहा हूं कि 6 ब्राह्मणों को मंत्री बना दिया गया है। अगर 6 ब्राह्मणों को मंत्री बना दिया गया तो उनके गुस्से को खत्म कर लिया गया, उनकी नाराजगी को खत्म कर लिया गया है, उनके दुख को कम कर लिया गया है। सर नाराजगी तो कह सकते थे, बीमारी कह दिया। अच्छा ठीक है, अगर मैं ये रूटीन की बात, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मुझे 1.5 वर्ष की बात, आज आप हमसे सवाल 1.5 वर्ष के पक्ष को आज हमसे उस पर मांग रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, मेरा है या नहीं है, हम बोल रहे हैं या मॉडिफाइड है। मुझे जब उसको याद ही नहीं है तो उस पर सफाई देने में कोई औचित्य नहीं है। ये बात मैं मान सकता हूं कि अगर बोलचाल की भाषा किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की होती है, पति पत्नी के बीच में होती है, भाई भाई के बीच में होती है, बेटे बाप के बीच में होती है, उस समय की बातचीत का तरीका कुछ और होता है। सार्वजनिक स्तर पर जब कोई बात की जाती है तो उसका तरीका और होता है। मैंने यही कहा, अगर मैंने कहा है वो बात, तो उसमें बिल्कुल निकल के आ रही है कि मैंने, राज्य सरकार ने ब्राह्मण को जो तकलीफ थी उसको दूर कर दिया है। ये बात सही है कि इसको अगर तकलीफ कह करके, नाराजगी कह के बात कह दी जाती तो ये ज्यादा उचित होता। अगर वो ब्राह्मण की बीमारी दूर कर ली गई है तो जब कोई व्यक्ति आपस में 2 लोग बात करते हैं, उस समय के बात करने का तरीका जो होता था उसी क्रम में हमने बात की होगी और दूसरे लोग भी उसी तरह से बात करते हैं। जब कोई अकेले अकेले बात करता है तो दूसरी तरह से बात करता है, सार्वजनिक स्तर पे बात करता है। तो मैं, अगर मुझे कहना होता तो निश्चित तौर से मैं बीमारी ना कह करके मैं कहता कि नाराजगी दूर कर ली गई है। लेकिन जब व्यक्ति व्यक्ति बात करते हैं आपस में तो एक स्वाभाविक रूप से निकल जाता है कि अरे सब ब्राह्मणों की बीमारी थी और लोग नाराज थे, बहुत गुस्से में थे और उसको दूर कर लिया गया है। अगर अकेले में कहेंगे तो ऐसा कह सकते थे और मन से कहना होता तो ये जरूर कहते कि ब्राह्मण समाज को दुख था कि हमको बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली, अब कि उनको 6 ब्राह्मणों को मंत्रित्व में प्रतिनिधित्व दे दिया गया और वो खुश हो गए, उनके दुख को दूर कर लिया गया। सार्वजनिक ऐसा जरूर कहा जाता, लेकिन अगर कमरे में बैठ के कहा जाता है, ये प्राकृतिक रूप से सत्य है कि घर में बैठ करके, अकेले बैठ करके एक दूसरे से बात करने, जो सार्वजनिक नहीं होनी है उसमें बात करने का नजरिया किसी और का होता है। मुझे ब्राह्मण सर ये मानते हैं आपकी जो तकलीफ हुई है ब्राह्मणों को, खासकर जो रायबरेली जनपद या जहाँ जहाँ भी ये ऑडियो वायरल हो रहा, लोग सुन रहे हैं, तकलीफ हुई है लोगों को कि भाई ब्राह्मण को ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं अच्छा लगता और लोग खफा भी इस बात से, क्या सफाई देंगे सर कि ब्राह्मण को आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, इस धर्म को, इस कौम को, सॉरी क्या मानते हैं सर? ब्राह्मण सदैव सबसे जागरूक, बुद्धिमान, योग्य वर्ग रहा है
आदिकाल से आज तक भी। अगर ब्राह्मण वर्ग इस बात को ना समझ पाए तो मेरी सफाई देने का भी कोई महत्व नहीं रहेगा कि मैंने आज तक कभी ब्राह्मण समाज के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है, किसी भी रूप में नहीं पहुंचाई। और इस ऑडियो में भी अगर इसको मेरा वो लोग मानते हैं तो भी इसमें कोई उनको ठेस नहीं पहुंचाई गई है। ये तो राजनीति का शिकार होकर के कुछ लोग अगर नाराज हैं तो राजनीति का शिकार है, जिसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण एक बीमारी है और ऐसा मीडिया में चलाया जा रहा है। आप स्वयं उसको देखे हैं, उसमें ये कहीं भी कहा गया हो कि ब्राह्मण एक बीमारी है, ऐसा कहीं लिखा हो, ऐसा कहीं पाया जाता हो तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, गलती मांगूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं। क्या बात कर रहे थे विनय सिंह जी से? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी तो मुझे 1.5 वर्ष पहले की बात आप कैसे मुझे सत्यापित करा रहे हो कि मैंने बात की है कि नहीं की है। हो सकता है मॉडिफाइड हो बात, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये अगर ऑडियो को सत्य नहीं माना जाए तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण की बीमारी दूर कर ली गई है। ब्राह्मण एक बीमारी है, ये कहां वर्ड बोला गया? आप मुझे बताइए ना। ये तो हमारे आलोचक जो हैं, हमारे जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के कह दिया कि ब्राह्मण एक बीमारी है, जबकि ऑडियो में स्पष्ट सुनाई देता है कि ब्राह्मण की बीमारी दूर कर ली गई है, मतलब ब्राह्मण की नाराजगी दूर कर ली गई है, ब्राह्मण के दुख को खत्म कर दिया गया है। तो निश्चित तौर से उसमें किसी जाति विशेष को दुख पहुंचाने का आशय उस ऑडियो में भी नहीं है, अगर ऑडियो सत्य भी है तो। और अगर हमारे लोगों, हमारे विरोधियों से नाराज होकर के कोई व्यक्ति अथवा कोई समाज उनकी राजनीतिक दुराग्रह या राजनीतिक जो नीति है उसमें फंस करके मेरा विरोध करते हैं, तो ब्राह्मण जैसी कौम को यह शोभा नहीं देता है कि वो कोई विरोधी हमारा अपना लाभ उठाना चाहे और हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके उसको शामिल करना चाहे। तो मेरे हिसाब से ब्राह्मण जैसी बुद्धिमान कौम को ये शोभा नहीं देता है कि दिनेश सिंह के बारे में कोई झूठा प्रचार कर दे और उस प्रचार को वो सत्य भी मान ले। जबकि वो पहली चीज तो ऑडियो के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि वो सत्य है या असत्य है, मॉडिफाइड है या सही है, लेकिन ऑडियो को सुन करके मैं कह सकता हूं उसमें किसी ब्राह्मण समाज को कोई ठेस नहीं पहुंचती। अगर ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है तो उसको अपनी बातों में तोड़ मरोड़ के कहा गया है। उसमें कहीं नहीं कहा गया कि ब्राह्मण जाति एक बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। और फिर भी मैं अपने रायबरेली जनपद के ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं, दिनेश सिंह पर विश्वास रखें, ऐसा दिनेश सिंह न कभी किए हैं और न कभी भविष्य में उम्मीद रखें। मैं गरीब किसान के बेटे से इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो लोगों को सम्मान देके, लोगों की सेवा करके, ईमानदारी के साथ रायबरेली जनपद में संघर्ष किया है और इस मुकाम तक पहुंचा है। और मैं जब लोकसभा का चुनाव जीता हूं उसके बाद मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है जिसमें कहा था कि आज जो हमको जितना वोट मिला है उसमें ब्राह्मण समाज का सर्वाधिक महत्व है। चुनाव लड़ने के बाद, वोट पाने के बाद जो आदमी सार्वजनिक रूप से कहता है मुझे ब्राह्मण समाज ने इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो उससे गलती कैसे हो सकती है? फिर भी अगर ब्राह्मण समाज को कहीं से मुझे इसके लिए दोषी माना जाता है तो मैं स्वयं क्षमा मांगता हूं। आप ये भी मानते हैं सर ये ऑडियो मॉडिफाइड हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है, इस पर कंफर्म नहीं है कि आप ये ऑडियो आपकी है? बिल्कुल चर्चा का विषय है सर बाहर। बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूं कि ये ऑडियो फर्जी है, मॉडिफाइड है, टेम्पर्ड है और दोष खाली जिला पंचायत के चुनाव में इसको प्रभावित करने के उद्देश्य से मेरे विरोधियों द्वारा किया गया है। आप स्वतः समझदार हैं, अगर और रायबरेली के लोग भी समझदार हैं, ब्राह्मण समाज भी समझदार है। मेरे एक ही सवाल का जवाब दीजिए कि 1.5 वर्ष पहले जो ऑडियो जारी किया गया होगा, जो उसके अंश बताए जा रहे हैं, तो 1.5 वर्ष से अब तक इस वीडियो को सामने न लाने का क्या कारण है? अगर किसी विरोधी के पास था तो आज ही क्यों लाया गया? सर आपके खिलाफ कई वीडियो निकल रहे हैं, इससे पहले भी आपको याद हो सकता है आप कहीं विदेश से बाहर वो नृत्य करते, वो डांस वाला भी एक वीडियो बाहर आपका वायरल हुआ था, ये ऑडियो आपकी वायरल हो रही है। विरोधी कितने सक्रिय हैं ये आप मानते हैं कि कहीं न कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है चुनाव को देखते हुए? वो वीडियो भी मॉडिफाइड था और सबको पता चल गया। जब मेरा पासपोर्ट ही नहीं तो विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो अगर किसी ने कह दिया था वो डांस, अगर वो जो वीडियो उस समय वायरल किया गया था, उस समय भी चुनाव था और उसको एक वीडियो वायरल किया गया और कहा गया कि हम इसमें थाईलैंड में हैं। जब मेरा थाईलैंड का कभी पासपोर्ट, थाईलैंड का कभी वीजा ही आज तक इतिहास में मैंने नहीं लिया।
तो थाईलैंड में जा कैसे सकता हूँ? अगर वो बंबई कह देते तो मैं मान लेता, अगर नहीं अगर दिल्ली कह देते तो मैं मान लेता, मैं विश्वास होता कि जा सकता हूँ। देश से बाहर जाने के लिए तो बिना वीजा के कोई जा नहीं सकता। कोई इतिहास उठा करके देख ले, नेट से सर्च कर ले कि मैं जीवन में कभी गया हूँ, तो जिस देश में गया ही नहीं तो वो भी झूठा पाया गया और ये भी झूठा वायरल किया जाता है। हम राजनीतिक लोग हैं, चाहे जितने अच्छे रहें, ये काजल की कोठरी में एक लीक लग ही जाती है। केवल वही कारण है, दिनेश सिंह ना किसी का अपमान किए हैं और न कभी करेंगे। सर इससे पहले एक दो सवाल सर और हम आपसे करना चाहेंगे। आपकी राजनीति पर कभी कलंक नहीं लगा, आप हमेशा साफ सुथरी राजनीति से करते रहे सर, लेकिन लोगों के दिमाग में भी जैसे कमला नेहरू सोसाइटी की प्रॉपर्टी को लेकर एक दुकानदारों में एक बड़ा भ्रामक प्रचार था कि भाई ये खाली आपने करवाया है, इसको ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसको किसी तरह खाली कराया। फिर कभी अदिति सिंह का अगर आपको वो मामला आपको याद होगा, काफिले पर हमला को लेकर, तो बहुत सारी बातें आपके खिलाफ होती चली जा रही हैं, लोग नई नई बातें ला रहे हैं, नए नए वीडियोस ला रहे हैं, ऑडियो ला रहे हैं। ये क्या है सर, ये क्या चल रहा है सर? आप मुझे इसी समाज के सामने अदिति सिंह का आरोप भी है और इसी समाज के सामने दिनेश सिंह उस आरोप से मुक्त भी हुए हैं विवेचना के दौरान। वो भी झूठा था। आपको आपके सामने सार्वजनिक रूप से पता है कि जो अदिति सिंह का गाड़ी पलटी थी उसकी विवेचना में दिनेश सिंह और दिनेश सिंह के परिवार का कोई दोष साबित नहीं हुआ। वो जो एफआईआर लॉन्च हुई थी वो झूठी पाई गई और एफआईआर लग गई, निरस्त हो गई। तो ये तो आप जब स्पष्ट हो रहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक नफे नुकसान के लिए, हम उसके लिए दोषी भी नहीं होते, लेकिन राजनीतिक नफे नुकसान के लिए हमको दोषी माना जाता है। लेकिन अंततः रायबरेली की जनता भी मुझे क्लीन चिट देती है, न्यायालय भी मुझे क्लीन चिट देता है और शासन सत्ता ने भी कभी नहीं ऐसा किया। पिछले चुनाव का, लोकसभा का चुनाव था, मेरे भाई के ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा राजनीति करके 376 का मुकदमा लिखा दिया गया केवल चुनाव जीतने के लिए। तो अब की तो कुछ भी नहीं है, अब की तो ऑडियो में वायरल हुआ। इसके पहले चुनाव में तो हमारे बड़े भाई जो 70 वर्ष के, उनके ऊपर 376 का मुकदमा लिखाया गया था, अंततः वो भी झूठा पाया गया जांच में। तो वही स्थिति है कि राजनीतिक द्वेषवश लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि रायबरेली का जनमानस न कभी इस बात को स्वीकार कर सकता है कि दिनेश सिंह किसी भी समाज को कभी भला बुरा कह सकते हैं। किसी व्यक्ति पर मुझे आपत्ति हो सकती है, किसी व्यक्ति से मुझे पीड़ा हो सकती है, किसी समाज को हम किसी रूप में दोषी नहीं मानते हैं। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, मैं हिंदुत्व में पूरा भरोसा रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये किस रूप में होना चाहिए और किस रूप में हो रहा है। हमारा समाज बहुत मजबूत है, हमारा धर्म बहुत मजबूत है और हमारा धर्म इतना मजबूत है जितना कि कानून से भी उसको कोई मजबूती नहीं हो सकती। अगर हमारे सनातन धर्म में बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता है, ये हमारा धर्म है, इसके लिए किसी दरोगा कप्तान की जरूरत नहीं होती कि वो ना पिए। लेकिन धर्म की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो आज भी कितने हजार बरस से हमारा सनातन धर्म आज तक मजबूत है और बाप के सामने बेटा सिगरेट नहीं पीता है। इसमें किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं सनातन धर्म के कानून से बना हुआ हूँ, ब्राह्मण को हमेशा ही सम्मान देता आया हूँ। हमसे ऊपर का सम्मान, क्षत्रिय से ऊपर ब्राह्मण का सम्मान सदैव रहा है, आज भी मेरी नजर में है। और जब तक इस धरा पर जीवित रहूंगा तब तक अपने धर्म के साथ जीवित रहते हुए ब्राह्मण का सम्मान करता रहूंगा। इसमें मुझसे कोई भूल नहीं होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात किया हमने और जाना है जो मामला चल रहा था इस पर सर आवश्यक था आपकी साफ सफाई की, लेकिन आपने पूरी तरह से ये कह दिया कि ऑडियो फर्जी है और इससे पहले भी जो ऑडियो वीडियोस हमारे खिलाफ लाए गए वो भी फर्जी है। सिविल लाइन की प्रॉपर्टीज जो खाली हुई इस पर लोगों के जो भ्रामक विचार है कि नहीं साहब उन्होंने कराया, इस पर सर कुछ कहेंगे आप? मुझे बता दिए आप कितनी सफाई मुझसे मांगोगे। सिविल लाइन की जमीन, ये दर्शकों का सवाल है, सिविल लाइन की जमीन किसकी थी और किसने खाली कराया? क्या हम माननीय उच्च न्यायालय से ऊपर हैं? आप तो समझदार हो। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया आपको जा रहा है, ठीक है, वो तो मैं कहता रहा हूँ राजनीति एक काजल की कोठरी है, यहाँ तो एक लीक लग ही जानी है। मैं कह रहा हूँ कि वो सिविल लाइन की भूमि किसकी थी और किसने खाली कराया? कमला नेहरू सोसाइटी की जमीन थी, कमला नेहरू सोसाइटी न्यायालय गई, न्यायालय से कोर्ट ने कहा कि ये जमीन कमला नेहरू सोसाइटी की से खाली की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस जमीन को खाली कराया। इसमें दिनेश सिंह कहाँ है आप हमको बता दीजिए बार बार सर आपको। तो इसका तो मेरे पास कोई दोष नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, राजनीतिक व्यक्ति का विरोध होता है,
इसमें आपको पूरा अगर मेरे आदेश से खाली हो रहा हो तो मैं गुनहगार हूं, अगर मैं खड़ा होकर खाली कर रहा हूं तो गुनहगार हूं। और जो लोग इस पर आरोप लगाते हैं उनको इसका मतलब कि भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का आदेश है कि ये भूमि कमला नेहरू सोसाइटी की है, इस पर हुआ है अवैध अतिक्रमण और अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और जिलाधिकारी ने उसको खाली कराया है। कोर्ट में जाने से लेकर के खाली होने तक दिनेश सिंह कहाँ है, आप मुझे बताइए। इसका कोई लेना देना नहीं। ये भी आरोप हमारे ऊपर झूठा और राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ा गया है। मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगते हैं वो निश्चित तौर से राजनीतिक होने के कारण, चुनाव आने के कारण, चुनाव में हमारा नफा नुकसान करने सर आपने बड़ी सफाई दी, इस पर कोई शक नहीं है। और मैं आप ये जानना चाहूंगा कि हालात जो कोरोना के चले, सर दूसरा भी सवाल कर लिया जाए, ये तो खैर आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। और आपने बहुत सफाई से बातें कही कि नहीं भाई ये ऑडियो फर्जी है, ये वीडियो ठीक नहीं है, जो भी है। सर कोरोना में बहुत मौतें हुई हैं। रायबरेली जनपद की बात करें तो सभी घाट लाशों से पटे थे, आपने खबरें भी देखी होंगी। ऐसे में क्या लगता है कि कौन दोषी था, कौन जिम्मेदार था? ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर को लेकर बड़ा प्रश्न है। अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, हालात सुधरे नहीं, अर्थव्यवस्था भी लोगों की खराब हो रही है। रेहड़ी पटरी वाले छोटे छोटे दुकानदार और गरीब जो रोजमर्रा की जिंदगी पे काम करते थे, आज उनके पास खाने को नहीं है, मोहताज। किस नजरिए से आप रायबरेली के हालात देख रहे हैं सर? देखिए, कोरोना से इस देश में बहुत लोगों को हानि हुई, इस स्तर तक की हानि हुई है जिसकी भरपाई कभी भविष्य में दोबारा नहीं हो सकती है। तमाम ने अपने परिजन खोए हैं, देश ने देशवासी खोए हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, तमाम हानि हुई है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि किसी व्यक्ति विशेष की हीला हवाली के कारण ऐसा हुआ है। कोरोना इस देश में आएगा, इस दुनिया में आएगा, किसी को जानकारी नहीं थी। और जब किसी को जानकारी नहीं होती तो उसका आदमी इंतजाम नहीं रखता है। अब पहली बार ऐसी बीमारी आई है जिससे सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, अब सतर्क हैं, भविष्य में ऐसा कुछ ना होने पाए इसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस समय कोरोना की आमद देश में और विश्व में हुई, उस समय विश्व को इसकी जानकारी नहीं थी कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है कि हमारे घर अचानक 5 आदमी आ जाए तो हम चाय पिला सकते हैं, हमारे दूध होगा। और 500 आदमी आ जाए और कहें चाय पिला दीजिए, तो हर घर परिवार कोई भी 500 आदमी को चाय नहीं पिला पाता है। ऐसी परिस्थितियां निश्चित तौर से देश और प्रदेश के सामने हुई हैं। आज सरकारें बड़ी मजबूती के साथ कोरोना का मुकाबला कर रही हैं और हम कोरोना से जीत भी रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक विषय तो ये है कि सरकारों के समक्ष कोरोना जैसी बीमारी लड़ने की जानकारी, ज्ञान डॉक्टरों के पास नहीं था, हमारे चिकित्सक भी नहीं जानते थे कोरोना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। सरकारों की व्यवस्था भी नहीं जानकारी थी कि हमको अगर कोरोना आएगा तो हमको कौन सी दवा करनी चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, क्या इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या इतने वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो सामान्य जो व्यवस्था होती है सरकारें वैसे ही चलाती हैं, वैसे हम अपने परिवार को चलाते हैं। हमारे घर में अगर 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों के रहने की कमरा हम बनाते हैं। ऐसा नहीं कर पाते हैं कि हम 10 लोगों के बजाय 500 लोगों के लिए कमरा अपने यहाँ बनाएं। ये सामान्य व्यक्ति की भी बात है। रही बात जो लाशों की बात है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि लोगों हताहत हुए हैं, ये दुखद है। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो राजनीति हो रही है, कहीं भी डलमऊ या किसी भी घाट पे बालू में लाशें दफनाई नहीं जाती रही हैं, कभी नहीं जाती रही, और आज भी हुआ है। हाँ, जल प्रवाह में हमारे यहाँ प्रक्रिया हिंदू धर्म में है कि जल में लाशें प्रवाहित की जाती रही हैं और वो लाशें बह करके आई और सड़क घाट के किनारे लगी, जिनकी फोटो वायरल होकर के समाज में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इतनी सारी लाशें जो है पड़ी हुई। मुझे बताइए बालू में कोई भी दफनाएगा, हिंदू आप भी हैं, हम भी हिंदू हैं, अगर बालू में कोई भी लाश दफनाई जाएगी तो कम से कम 4 फुट 5 फुट गड्ढा खोद के ही दफनाई जा सकती है। कोई परिजन
बालू में आधी लाश ऊपर रहे आधी लाश नीचे रहे, ऐसी कभी दफनाने की हमारे यहाँ प्रक्रिया नहीं रही है। और जो कोरोना के कारण लाशें बताई जा रही, कोरोना के कारण समय भी गंगा घाट पर ऐसे ही किनारे थे, ऐसे ही रेत थे। ऐसा नहीं कि बारिश के बाद हो गया हो और वो खुल गई हो। अभी बारिश नहीं आई है कोरोना के बाद में, ऐसा नहीं कह सकते कि लाशों पर से बालू हट गया हो, लाशें विजिबल होकर दिखाई पड़ने लगी हो। तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे रायबरेली जनपद के बारे में कह सकता हूं कि कभी भी प्रवाहित करने की परंपरा रही। डलमऊ घाट पर जाकर के स्मशान घाट पर बालू में किसी की लाश दफनाई जाती रही है, ऐसा न मैंने सुना है न मैंने ऐसा देखा है। डलमऊ घाट में जो कोई अपने अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाता है, वो या तो जलाता है या प्रवाहित करता है। डलमऊ की सिल्ट में कभी लाशों को दफनाया नहीं गया है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जितनी भी घटना है ये 100% मैं अपने हिसाब से अपने ज्ञान के आधार पे इसको खारिज करता हूं कि डलमऊ में कोई भी लाशें जो भी पाई गई दिखाई गई रायबरेली जनपद की सीमा में, वो जल प्रवाहित लाशें किनारे आकर के लग गई और लगने के बाद वहां पर उनके साथ जो भी कुत्ता फलाना धमाका अथवा कपड़े दिखे, तो ऐसी चीजें जो दिख रही हैं, अगर कपड़ा सहित कोई भी डेड बॉडी दफनाई, इतने कपड़े जितने निकाल के सामने निकाले जा रहे थे, कोई भी आप हमको बताओ हिंदू समाज का आदमी जब मिट्टी में लाश को दफनाता है तो इतने कपड़े उसमें कहाँ दफनाए जाते हैं, जितने कपड़े लाशों के साथ निकाल के अलग डेड बॉडीज किसी को दी नहीं गई सर, परिजनों को दी नहीं गई और वो प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर दफनाई गई, फेंकी गई। ये कुछ तो समस्या रही है सर, और शायद वीडियोस आपने वो देखे नहीं जो हालात वहाँ के थे। और जैसे L2 में जो मौतें हुई और जो बेड की प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, आज क्या स्थिति, जिला अस्पताल वगैरह की स्थिति आज आप बता सकते हैं कैसी व्यवस्था आपके आसपास है? नहीं, निश्चित तौर से जिला अस्पताल में तब से बेहतर व्यवस्था है जी। 1 महीने से 1 महीने बाद आज की तारीख में हमारे रायबरेली सहित और भी जगहों की व्यवस्था पहले से बेहतर है। और मैं नहीं समझता कि अभाव के कारण किसी की मृत्यु होने जा रही है। मृत्यु तो ऐसी चीज है जिसको कोई रोक नहीं पाता। हम सब लोग इसको मानते हैं कि अगर मृत्यु है, आ गई है, तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। एक सवाल सर महंगाई पर, आज तेल की कीमतें, सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। आप देख रहे हैं कि कड़वा तेल भी 180 रुपये लीटर बिक रहा है, रिफाइंड 165-70 के आसपास बिक रहा है। महंगाई बहुत है। सिलेंडर अगर बात करें तो वो भी करीब 800 कुछ 870 के आसपास वो भी पहुँच गया है। ऐसे में सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी व्यवस्था है, जो फेलवर साबित हो रही है चीज़ें, इन पर आपको कितना कहना है सर? तो जवाब देखिए, महंगाई किसी सरकार की देन नहीं है जी। महंगाई का कारण यही कोरोना है जो अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हमारे ट्रक नहीं चल रहे हैं, हमारी रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो महंगाई होना स्वाभाविक है। इसमें कैसे हम कह सकते हैं इसमें सरकार का दोष है? सरकार ट्रक चलाए तो कोरोना बढ़े, ना चलाए तो महंगाई बढ़े। अब सबसे पहले जीवन बचाना आवश्यक था। महंगाई भले बढ़ जाए लेकिन जीवन तो बचाना भी इम्पोर्टेंट था। सर एक सवाल और लास्ट चलते चलते, शराब की दुकानें खुली हुई है, मंदिर और मस्जिद के दरवाजे बंद हैं, इस पर क्या कहना सर? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि शराब से कोरोना बढ़ रहा है। अगर आप इसमें क्या नाम नहीं, मंदिर से कोरोना बढ़ रहा है सर, मंदिर मस्जिद से कोरोना नहीं। हम शराब की दुकानों की तरफदारी नहीं करते कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए। मैं स्वयं आज तक कभी नशे का सेवन जीवन में नहीं किया। मेरा सर इससे आशय नहीं है, मेरा सवाल तो हम कोई शराब की तरफदारी की शराब की दुकानें क्यों खोली गई हैं, क्यों खोली जाती रही हो? तमाम चीजें खोली गई हैं, सब्जी की भी कुछ दुकानें खोली गई हैं। अगर तो बहुत मारते पीटते, अगर 1000 सब्जी की दुकानें रही होंगी तो 20 दुकानें खोली गई। अगर 50 शराब की दुकानें रही होंगी तो हो सकता है 5 दुकानें शराब की भी खुली हो। हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शराब से मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए हमको उसकी कोई जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है कि शराब खुलती है। सर ये नैतिकता का सवाल था, ये नैतिकता का सवाल था। और हमारा पूछने का मतलब ये था कि आज अगर दुकानों की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी जो लोग जीने वाले दुकानदार, ये मेरे उसी सवाल में ये भी था, आखिर उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके पास आज काम नहीं है, रोज़गार नहीं। अगर लॉकडाउन बढ़ा सर तो स्थिति और भयावह होगी, मानते हैं आप? जब लॉकडाउन नहीं हो रहा था तब हम आप सभी लोग मांग कर रहे थे कि किसी तरह लॉकडाउन करा दीजिए। अब लॉकडाउन तो नहीं हुआ,
कोरोना कर्फ्यू के रूप में उन्होंने तमाम छूट देते हुए एक मिनी लॉकडाउन का स्वरूप दे दिया उन्होंने। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तब आप लोग कह रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशानी का कारण ना लॉकडाउन है, न लॉकडाउन ओपन है, न उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार है। इसके लिए दैवी आपदा दोषी है और दैवी आपदा में सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। ऐसी दैवी आपदा में सारे सिस्टम फेल हुए हैं। हमको आपको जो दुख पहुंचा है, देशवासियों को जो दुख पहुंचा है, उसका कारण ये महामारी है और महामारी जैसे निपटते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ दिनेश सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता MLC रायबरेली। और सबसे बड़ी बात की जो चर्चा, जो बाजार गर्म था, मैं आपको पिछले कई दिनों से उस ऑडियो का हवाला लोग दे रहे हैं, मीडिया में भी बहुत खबरें चल रही हैं कि नहीं साहब ब्राह्मण को एक बीमारी बताया था, उस पर भी साफ सफाई ये दी गई कि ऑडियो फर्जी है। अगर मान लीजिए वो किसी तरह राजनीति को दर्शाते हुए लोग मेरे खिलाफ इस तरह की जो साजिश रचे है वो पूरी तरह से गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देखते रहिए 100 न्यूज़। मैं रवि श्रीवास्तव, कैमरामैन अन्नू के साथ रायबरेली।